स्टार्ट किया? ओके, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, कुछ याद है? महक, हिना तो नहीं थे कल? ठीक है, महक आ गई। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है अबाउट हुक्स। कल भी हमने हुक्स के बारे में पढ़ा और आज भी हम हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हुक्स कई सारे हैं हमारे रिएक्ट के अंदर। कई सारे तो उतने बहुत नहीं है, एंड जो भी है हम सारे तो इस्तेमाल नहीं करते, बट हम वही कवर करने वाले जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक हमने कई हुक्स पढ़े, एंड लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था यूज रेफ एंड यूज इम्पेरेटिव हैंडल, है ना? तो उसमें किसी को कोई डाउट है? महक एंड हिना, सॉरी हिना नहीं था, महक, कुछ डाउट है उसमें? नहीं सर। ओके देन। सो आज का जो सेशन है वो कल पे डिपेंडेंट है नहीं। सो हिना, आपको समझने में मुश्किल नहीं होंगे आज के सेशन में। सो आज का कुछ नया टॉपिक है तो कल से रिलेवेंट नहीं है। ओके, तो देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या था। सिलेबस सो हम बहुत नियर है हमारे फ्रंट एंड रिएक्ट का हमारा कंप्लीट करने के लिए, एंड नेक्स्ट वीक से हम बैक एंड भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? और तो यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज इम्परेटिव, ये सारा देख लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक के बारे में। एंड एक कमाल की हुक्स है एंड बहुत सीधे साधे हुक्स है, हम जानेंगे इसके बारे में आज। एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूज मेमो के बारे में। तो देखते हैं कि हमारा चैट जीपीटी उस पर क्या रिस्पॉन्स देता है। यूज मेमो इन रिएक्ट। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बता रहा है वो क्या है कि ये मेमोराइज करता है एक, जो रिजल्ट आया हुआ है कैलकुलेशन का, एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल का। इट ओनली रिकैलकुलेट्स व्हेन इट डिपेंडेंसी चेंज। तो इसका मतलब क्या है और क्या करता है, मैं बोलता हूँ। तो ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो लास्ट टाइम जो हमने किया था, यूज इम्पेरेटिव हैंडल इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, मैं एफ में जाता हूँ और यहाँ पे जो है, ठीक है, अभी हम हमारा नया हुक बनाते हैं। क्रिएट न्यू ब्रांच फ्रॉम मेन, और यहाँ पे हमारा नाम क्या है, यूज मेमो। ठीक है, पब्लिश कर दी। अब मैं जाता हूँ एफ में, यहाँ पे सारा निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ पता है, एक मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसे कैलकुलेटेड वैल्यू JSX। और मेनली हम क्या करेंगे, वहां से एक इनपुट बॉक्स रहेगा हमारा, और यहाँ पे हम उसका ये दिखाएंगे। फॉर लूप से हम ना उसको ये करेंगे, सपोज कि यहाँ से मैं वैल्यू पास करता हूँ उसके प्रोप से 100, तो 100 तक है ना, वो ऐड करेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू 100, एंड उनका जो एडिशन होगा वो जो है हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम ना यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं जो कि वैल्यू सेट, आई थिंक अब नजर आ रहा होगा, सेट वैल्यू यूज स्टेट एंड बाय डिफॉल्ट 0, और यहाँ पे एक इनपुट जो कि टेक्स्ट है, एंड यहाँ पे वैल्यू जो है हमारा वैल्यू और ऑन चेंज। इसके लिए मैं फंक्शन नहीं बनाता, डायरेक्टली यहाँ पे डाल देता हूँ ई सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि हमारा फंक्शन था, फंक्शन नहीं कंपोनेंट, उसे कॉल किया और यहाँ पे पास किया वैल्यू इक्वल टू वैल्यू,
ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रॉप से वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं रिजल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या है 0 है। एंड सिंपली क्या करेंगे, जैसे हमने बोला हुआ है हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, है ना। हमें 1 से 100 तक जाना है। अगर वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 to 0, अगर वैल्यू 5 है तो हम क्या करेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, उसका जो वैल्यू है हम यहाँ पे नजर दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ और सिंपली यहाँ पे लेट I = 0, I <= वैल्यू I ++ और यहाँ पे रिजल्ट में मैं += वैल्यू नहीं I, या फिर इसे हम ऐसे भी कर सकते थे रिजल्ट +I, तो दोनों भी तरीके से सही है। ठीक है, लेकिन ये शॉर्टकट है थोड़ा सा। अब इसकी जो वैल्यू हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, और नो यहाँ पे कुछ आ गया हमारा। अब प्लीज प्रोंटेरा ये नोट टेकर्स को निकाल दो। यहाँ पे इधर क्या है इसका असाइनमेंट टू कॉस्ट वेरिएबल, राइट। यहाँ पे लेट कर देते हैं। ओके, ये प्लेस होल्डर ही है, थोड़ा पैडिंग वगैरह दे देते हैं, समझ नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे क्लास my6, एंड जो आपकी डिमांड थी कि आपको जो है टेलियन समझ में नहीं आ रहा था, तो सुल्तान आपको नेक्स्ट वीक टेलियन के बारे में सब सिखाएंगे, जो कि हमें जाना जरूरी है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं हटाया और यहाँ पे 10 कर दिया 55। ठीक है, अब एक बड़ा नंबर लेते हैं एंड यहाँ पे डाल लेता हूँ। मेरा पीसी लैग मार गया, दिख रहा है, चल नहीं रहा है, क्योंकि उतनी बड़ी वो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। समझे क्या हुआ? सो ऐसी जो वैल्यू है हम बार बार जो है वो नहीं कर सकते। दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा छोटी लेता हूँ जो कैलकुलेट करने आसान हो और उसमें हमारा फटे ना। निकालता हूँ, फिर चल रहा है, 2 0 करता हूँ और 2 0 बढ़ाता हूँ। अभी मेरा क्या हो गया, लैग मार गया। ठीक है, कितने 4 0 है ना, मैं पास करता हूँ लास्ट। दिख रहा है वैल्यू आने ना कुछ टाइम लग गया ना। अब मैं बैक किया, दिख रहा है क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। देखो मैं अभी क्या करता हूँ, 6 डालता हूँ, इसे टाइम लगा अपडेट होने में। इस सभी ने देखा हिनैन नायक, है ना। सो अभी सपोज कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, और एक स्टेट बनाता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट, यहाँ पे ऊपर बनाता हूँ कॉन्स्ट स्टेट सीड स्टेट फ्लैग नेम इज रेड। फिलहाल के लिए मैं मेरे हिसाब से मैं डाल देता हूँ स्टेट फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे ना स्टाइल ऐड करता हूँ, जो कि मेरा क्या होगा कलर। अगर इज रेड ट्रू है तो टोमेटो, और अदरवाइज रॉयल ब्लू। ठीक है, अभी ये हो गया, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको ही ना ऑन क्लिक डाल देता हूँ, यहाँ पे कर्सर भी लिख देता हूँ। इसे हम टेलीविजन से भी कर सकते थे, बट सिंपलीफाई अभी मैंने यही किया हुआ है। ऑन क्लिक, यहाँ पे सेट इज रेड और यहाँ पे टॉगल करेंगे। अब देखते हैं, अब देखो मैंने क्लिक किया तो टाइम लग गया, दिख रहा है क्या। अब मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3,
टाइम लगा, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि हमें पता है कि कोई भी स्टेट हमारी चेंज हो जाती है तो पूरा कंपोनेंट क्या होता है, री-रेंडर हो जाता है। तो क्या हो गया, ये वैल्यू था यहाँ पे, ठीक है, जैसे मेरा ये स्टेट चेंज हो गया तो फिर क्या हुआ, लाइन बाय लाइन फिर से एक जो हमारा कंपोनेंट था ये फिर से रिकॉल हुआ, री-रेंडर हुआ, तो फिर से स्टेट बनी एंड फिर से रिजल्ट बना एंड फिर से उसने एक्सपेंसिव कैलकुलेशन किया, फिर उसको यहाँ पे रेंडर किया। इसकी वजह से हमारे कैलकुलेशन फिर से होने की वजह से इसने जो है टाइम लिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, याद है कुछ? ऐसा कुछ हमने कल के एंड परसों के सेशन में देखा था। महक, यूजर एग्जैक्टली, हमने चाहते हैं कि इस पे हमारा री-रेंडर हो। तो ठीक है, हम यहाँ पे ना एक रेफ बनाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, रिजल्ट, एंड यहाँ पे ना यूज रेफ नल, नल नहीं जरूर रखेंगे, एंड यहाँ पे रिजल्ट डॉट करंट, ठीक है। अब देखते होता क्या। पहले तो ये बात है, एरर आई क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट आई थिंक किया है क्या मैंने, कौन से करना है, ओके अभी भी आ रहा है, क्या इशू है हमारा, अनकॉफ्ड, ओके ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट है, यहाँ पे करंट करना है, ठीक है, ठीक है, चलो आ गया। अब देखो मैक एंड हिना, बढ़ाया बढ़ाया, ये अगर ये कर रहा है ना, यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, समझ जाओ कि हमारा मेरा पीसी चल रहा है, ठीक है, स्लो नहीं चल रहा है। अभी ठीक हो गया मेरा कैलकुलेशन, लेकिन अभी देखो टाइम लग रहा है, दिख रहा है कैलकुलेट होने टाइम लगा यहाँ पर। अब ये यूजर इस्तेमाल किया तो भी हुआ, ऐसे क्यों हुआ माइक, समझ में आया कुछ? अभी तो यूजर किया ना हमने इस्तेमाल, आया ना, समझ नहीं आ रहा ना हुआ क्या, अभी तो यूजर तो डाल दिया हमने। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे हुआ क्या, हम लाइन वाइज देखते हैं पूरा। लाइन नंबर जब भी कंपोनेंट रेंडर हुआ, ये स्टेट बनी और इसकी जो पुरानी वैल्यू थी उससे एक नई वैल्यू यहाँ पे स्टेट में आ गई। फिर रिजल्ट जो है हमारे यूजर एफ किस पर डिपेंडेंट है, वैल्यू पर, ओके। तो जैसे वैल्यू चेंज होंगी हमारा ये होने वाला है ना, तो वही हो रहा है अभी, वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट जो है हमारा ये चेंज होने वाला है। वैल्यू भी एक स्टेट है ना हमारी, यहाँ पे वो चेंज हो रही है, वो चेंज होने की वजह से ये कंपोनेंट भी क्या होगा, हमारा पूरा चेंज होगा, जो कि हमारा ये वाला है ना सारा कोड, एंड ये फिर से रन होगा लाइन वाइज, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, फिर 11 पे सारा ब्लॉक जो हमारा जीएसएस का ब्लॉक है पूरा डिव का, वो फिर से वो रन करेगा। अब देखते हैं, मैं इस क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे भी टाइम ले रहा है वो, देखो 1 2 3 टाइम लिया ना। अब यहाँ पे टाइम क्यों लिया उसने, जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी था हमारा, क्या था हमारा यहाँ पे टोगलर था ना ये वाला, तो इस रेट ट्रू एंड फॉल्स किया तो क्या हुआ, हमारा कंपोनेंट फिर से री रेंडर हुआ, यानी कि ये परफॉर्म हुआ, फिर ये परफॉर्म हुआ, यहाँ तक ठीक था, इसे पुरानी वैल्यू मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर से री रेंडर हुआ। हालांकि ये चीज होना नहीं चाहिए था ना, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे देखो वैल्यू है ना, तो इसने क्या किया, ये स्टेट बनी फिर से, ये भी फिर से री रेंडर हुआ, यूजर जो है पुरानी वाली जो भी आई थी यहाँ पे वो स्टोर थी, लेकिन कंपोनेंट री रेंडर होने के बाद ये फिर से रीड हुआ, ये फिर से एग्जीक्यूट हुआ, और ये फिर से एग्जीक्यूट हुआ। भले ही अब मैं जो है रेड को टॉगल कर रहा हूँ, हमारे दो अलग अलग स्टेट है यहाँ पे, एक वैल्यू है और एक इज रेड है। अगर वैल्यू चेंज करता हो तो ये चेंज हो रहा है,
समझ में आता है। लेकिन रेड भी चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि कोई भी स्टेट होने दो जो कि हमारे प्रोप से आई हो या फिर हमने अंदर बनाई हो, जब भी वो चेंज होगा तो लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ये तो हमारा स्टेट है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से जो है एग्जीक्यूट होगा। समझे? महक एंड हिना, समझ में आया चीज? हिना को आई थिंक समझ में ना आया हो, मैं समझ सकता हूँ। अगर सेशन देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा कल का, आज का। महक, समझ में आया चीज? तो हुआ क्या मेनली कि मेरा कंप्यूटर रीरेंडर हो रहा है, भले ये स्टेट चेंज हो जाए या ये चेंज हो जाए, मेरा कंप्यूटर तो रीरेंडर होने वाला है ना। ये स्टेट है, ये भी होंगे, लेकिन बाद में लाइन नंबर 8 पे ये फिर से एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर हम ऐसे कर पाए तो, कि अगर वैल्यू चेंज हुई तभी इस कोड को एग्जीक्यूट करो ना। अभी क्या हो रहा है, रेड स्टेट चेंज हो गई तो अभी फिर से क्या कर रहा है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है इस कोड को। अगर हम ऐसे कर पाए कुछ, if value state changes then execute for loop, otherwise not। समझे? अगर ऐसा हो जाए कि हाँ, अभी अपना मेनली जो फॉर लूप से जो वैल्यू आ रही है वो किससे आ रही है, हमारी वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं ना प्रोप से, उसके जरिए आ रही है ना। तो कि ना हमें काम करें, ये जो है वैल्यू स्टोर करना है, हम तभी करें जब वैल्यू चेंज हो, अदरवाइज इसको एग्जीक्यूट करो ही मत फिर से, इसको रन करो ही मत फिर से। सही है ना? कैसे लग रहा है हिना एंड महक? एक हमारा कोड है कंपोनेंट के अंदर, हम चाहते हैं वो डिपेंडेंसी पे रहे, यानी कि कोई एक स्टेट, कोई एक डिपेंडेंसी पे। यहाँ पे दो डिपेंडेंसी है ना हमारे, इज रेड और वैल्यू। तो मैं क्या सोच रहा हूँ अभी कि अगर वैल्यू चेंज होती है तभी इसको करवाओ ना, क्योंकि वैल्यू चेंज हुई तो ये कैलकुलेट होना चाहिए ना। लेकिन लेकिन जब इज रेट चेंज हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी है उसकी? क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पे? नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये वैल्यू चेंज होती है तभी हमें फोर लूप एग्जीक्यूट करवाते हैं, अदरवाइज नहीं। समझे हिना एंड माइक? हिना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया? ओके। सो अब देखो, ठीक है वो चीज़ कर सकते हैं हम, लेकिन वो चीज़ हम यूज रेफ से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होता है यूज मेमो का। तो यूज मेमो क्या करता है, जो इस तरीके के हमारे कुछ ऐसे वैल्यू हम जनरेट को टाइम लगता है, जो कैलकुलेट होने टाइम लगता है, तो हम नहीं चाहते कि वो बार बार रिकैलकुलेट हो। कोई भी स्टेट हमारी चेंज हो गई तो हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू चेंज होती है, जो हमारी स्टेट है जो कि एक डिपेंडेंसी है इस फोर लूप के अंदर रिजल्ट के लिए, वो चेंज हो गई तभी ये करो, है ना। तो अभी हम बोल सकते हैं कि वैल्यू स्टेट इज डिपेंडेंसी फॉर रिजल्ट वेरिएबल, जो कि हमारा एक रेफ है ना। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, हम मेमोइजेशन करेंगे। तो मेमोइजेशन हम देखते हैं किस तरह से करते हैं, रिजल्ट, एंड यहाँ पे देखते हैं उसका सिंटैक्स किस तरह से हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सेम वैसे ही है अगर हम देखें यूज इफेक्ट की जैसा। ठीक है, देखो यहाँ पे यूज इफेक्ट, यहाँ पे हम फंक्शन करते हैं और फिर यहाँ पे जो है हम हमारा डिपेंडेंसी एरर है, वैसे ही यहाँ पे यूज मेमो और यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी। तो अभी डिपेंडेंसी क्या है हमारी, वैल्यू है या इजरेड है? प्लीज बताओ कमेंट्स में। वैल्यू है, एंड मैक?
दो ही है हमारे, एक तो इजरेड है और हमारा वैल्यू है। तो इसको किसकी वजह से वैल्यू चेंज होना चाहिए? इजरेड से तो कुछ अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट वैल्यू से पड़ रहा है ना। वैल्यू चेंज होगी तो तभी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है, वैल्यू है या इजरेड? वैल्यू है, नाइस। सो वैल्यू ही है, तो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये हमारा फॉर लूप से नई वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो डिपेंडेंसी डाल देता हूँ, वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं किस तरह का सिंटैक्स यहाँ पे फॉलो है, ठीक है, सही है। रिजल्ट सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसी कोड को इसमें पेस्ट कर देंगे और कुछ नहीं किया हमने। और यहाँ पे कॉन्स्ट की जगह लेट बाय डिफॉल्ट 0 और यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू ये एंड यहाँ पे रिजल्ट, फिर से हमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं हम कि यूज मेमो कॉल्ड, क्या रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कब ये रन होता है, ये फंक्शन जो है ना, फर्स्ट पैरामीटर इसका कब होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एरर आया ना, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, हाँ डिफाइंड नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है मेनली, इस रिजल्ट को ना हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे, रिजल्ट, इसको ना यहाँ पे मैं नाम बदल देता हूँ, कैलकुलेटेड रिजल्ट। तो देखो जो भी हमें यूज मेमो से बाहर वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। हमें पता है रिटर्न से क्या होता है, दो तरीके के फंक्शन हमने जाने थे। तो ये वो वाला है जो इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट देता है और इसको रिजल्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है, फर्स्ट है हमारा फंक्शन है एंड सेकेंड हमारा डिपेंडेंसी एरर। तो जो भी रिटर्न करेगा वो हमारा रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब देखते हैं, यूज मेमो क्या हो गया, रन हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं, दिख रहा है यूज मेमो फिर से रन हुआ, फिर से रन हुआ। अब देखो, अब जो है मेरा रैम कम पड़ने वाला है कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पे टाइम लेगा, दिख रहा है, अभी लगा, देखो टाइम लगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, ये जो है ना, ये फिर से कॉल हुआ। लेकिन क्या अभी हमारा जो सेकंड है, अभी डिपेंडेंसी थी इसलिए वो कैलकुलेट हो रहा है ना, वैल्यू चेंज होगा तो होना चाहिए, अब हो रहा है। अब देखते हैं अगर हम इज रेड टॉगल करते हैं तो क्या होता है, दिख रहा है बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, और ना ही यूज मेमो का जो हमारा ये फॉर लूप है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये फायदा है हमारा यूज मेमो का, कि हमने क्या किया, कुछ हमें कैलकुलेशन करना था, वो हमने एक फंक्शन में डाल दिया यूज मेमो के, एंड वो कब कॉल होगा, जब उसका डिपेंडेंसी चेंज होगा। तो डिपेंडेंसी क्या थी, उसकी वैल्यू, अगर वैल्यू चेंज होती है तभी हमारे रिजल्ट की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज नहीं। भले आप अभी कितने स्टेट लिखे, उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रिजल्ट को, उसके डिपेंडेंसी एरे की वजह से ही वो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। ये चीज समझ में आई अभी, इन एंड मैक? इन आपको बस कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि है क्या, ओके। सो ये है हमारा यूज मेमो, एंड इससे क्या हुआ, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो गया हमारा रिएक्ट का, है ना। अभी तो मैंने एक बताया, ऐसे सपोज कि बड़ा एप्लीकेशन है, उसमें ऐसे कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड हमारे वैल्यूज रहते हैं जो हम रिकैलकुलेट करते रहते हैं, है ना। तो उस दौरान हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं यूज मेमो को। एंड सेकंड जो है इसका, और बढ़ते हैं हम क्या क्या हमें मिलता है जीपीटी से, जो मुझे लगता है बताना चाहिए वो बताऊंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल की जिसे बताया, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हुआ, मेमोराइजिंग वैल्यू, एंड हमारी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, रिकॉम्प्यूट्स ओनली व्हेन डिपेंडेंसी चेंजेस, ये सारी चीजें हमने देख ली है।
अगर हम यूज मेमो इस्तेमाल नहीं करते, इनएफिशिएंट है, बार बार रिकॉल होगा एंड परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ने वाला है। लेकिन यूज मेमो एफिशिएंट है, रिकैलकुलेशन तभी करता है जब उसकी डिपेंडेंसी चेंज होगी, अननेसेसरी वो कॉम्पिटिशन नहीं करेगा। कब इस्तेमाल करना है इसे? व्हेन अ फंक्शन इज एक्सपेंसिव। अगर सपोज कि यहाँ पे होता वैल्यू का इंटू टू करके दिखाना है, जो हमारा रिजल्ट होता है वो कुछ ऐसे होता है, वैल्यू इंटू टू। क्या इतने के लिए मैं ये करूं? नहीं। लेकिन यहाँ पे कैसे हैवी है ना कैलकुलेशन हमारा, देखा ना हमने पूरा, मेरा ब्राउजर स्टक हो गया था। तो ऐसे नियरली, या फिर जरूरी नहीं कि स्टक हो ब्राउजर तभी करे, लेकिन जो हमारे एक लग रहा है कि हाँ ये ज़्यादा टाइम लेने वाला है, एक्सपेंसिव है फंक्शन, हमारा टाइम ज़्यादा ले रहा है एंड मेमोरी भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो ये हमारा यूज मेमो। और जो दूसरा भी हम जानेंगे वो है यूज कॉल बैक। तो अभी जो हमने देखा ये क्या था, वैल्यूज हमने स्टोर किए ना, अभी हमारा है यूज कॉल बैक। अभी ये क्या है, तो इसके बारे में बताता हूँ कि अभी हमने क्या किया, यूज मेमो से हमने वैल्यू स्टोर की ना, अभी हम फंक्शन को वैसे करेंगे, यानी कि फंक्शन बार बार क्रिएट नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था हमारा, जब भी हम ये रखता हूँ ना मैं डिलीट रिजल्ट, तब उस कोई भी एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ एक कॉन्स्ट फू नाम का। तो ये फंक्शन जो है ना हमेशा क्रिएट होगा जब भी मेरा ये स्टेट या ये स्टेट या ये स्टेट, जब भी ये चेंज होगा ना, तो तब ये फंक्शन फिर से रिक्रिएट होगा। ये हमने तब यूजर के टाइम पे भी जाने थे, यूजर के फर्स्ट सेशन में, कि हमने एक वेरिएबल बनाया था, और हम जब भी हमारा स्टेट चेंज हो रहा था ना, तो जो हमारा करंट ये है वो क्या हो रहा था, हमारा वैल्यू जो है वो नया बन रहा था, जो इनिशियल था। मैं दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पे 0 किया हुआ है एंड यहाँ पे ऑन क्लिक पे क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली फू नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। फू को क्या कर रहा हूँ मैं, मेनली प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल किया मैंने, प्लस प्लस किया मैंने। और यहाँ पे क्या करता हूँ, और एक एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन ऑन क्लिक, सिंपली क्या होगा हमारा, हम प्रिंट करेंगे हमारा फू। ये हमने पहले भी देखा है बट मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलो अभी हो गया हमारा एंड देखते हैं यहाँ पे, ये फू बार है ना, फू एंड कौन सा है, हाँ ठीक है। चलो देखो मैं अब क्या करता हूँ, फू के वैल्यू कितने हमारे 0 है ना, मैं इसे 5 बार क्लिक करता हूँ तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। देखो 1 2, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल है हमारा लेट, लेट इस्तेमाल करते फू को, पेज रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, चेंज नहीं हुआ ना, वो अजीब चीज हुई। हाँ क्योंकि यहाँ पे स्टेट ही हो रहा है ना, 2 मिनट अभी देखता हूँ। देखो मैं क्लिक करता हूँ, अब वैल्यू कितनी फू की, 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ 1 2 3, अब क्लिक करता हूँ, कितने हो गए, 3 हो गए, और 2 बार करता हूँ, कितने हो गए, 5 हो गए, है ना। लेकिन देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टेट चेंज करता हूँ, वैल्यू नाम का स्टेट चेंज करता हूँ। तो उसके बाद देखते हैं हमारी फू की वैल्यू आती क्या है, ठीक है। अब फू की वैल्यू कितनी, 5 है, मैंने यहाँ पे ना 1 कर दिया। अब देखते हैं हमारी फू की वैल्यू कितने आ गया, 0। तो ये 0 क्यों हो गई, तो यही होता है हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर। तो जो भी हमारे कंपोनेंट के अंदर जो भी स्टेट है, स्टेट के अलावा जो भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स एंड फंक्शन, वो फिर से रिक्रिएट होते हैं। तो क्या हुआ, जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर हुआ, उसकी वैल्यू यहाँ पे फू पे 0 थी, यहाँ पे हमने चेंज करते रहे, फू प्लस प्लस करते हैं, 5 तक कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ये स्टेट चेंज किया वैल्यू,
जो कि इनपुट में था ना हमारे, तो यहाँ से वो चेंज होकर आ गई, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, पूरा री-रेंडर हुआ। ये जो है पहले की तरह आई, क्योंकि वो स्टेट है, यूज मेमो भी वैसे ही आया। लेकिन ऐसे जो स्टेट वाली जो हुक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पे चीजें होंगे, जो भी कोड होगा, वो फिर से क्या होगा, रीजनरेट होगा। लाइन नंबर 9 पे आया, एग्जीक्यूट हुआ। लाइन नंबर 11 पे आया, फिर से क्या हुआ, हमारा फुल 0 हो गया। सपोज मैं फिर से 2 बार क्लिक करता हूँ, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। लेकिन मैंने फिर से क्या किया, इस रेट को चेंज कर लिया, मान लेते ट्रू कर दिया, तो क्या होगा, लाइन नंबर 9 पे इसको वैसे ही रखेगा, वैल्यू चेंज करके। एंड लाइन नंबर 11 है, यहाँ पे क्या होगा, फिर से 0 हो जाएगा। समझे? ये चीज समझ में आई कि उसके अलावा जो भी हमारा डेटा रहता है वो फिर से रिक्रिएट होता है, वेरिएबल्स हो या फंक्शंस हो। समझे हिनन माइक? हिना आपको? ठीक है। सो अब ये बात समझो कि यही है हमारे रिएक्ट में, कि हमारा जो यूज स्टेट से हम करते हैं, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सारा क्या कर रहा है, हमारे डेटा को कैश कर रहा है। कैशिंग करना मतलब क्या कर रहा है, उसे कहीं तो स्टोर कर रहा है ना। अब वो कैसा चेंज हुआ, लेकिन वो हो गया क्या, नहीं, वो कहीं तो कैश करके रख रहा है डेटा वो। तो वो पूरा एक उसका ध्यान से किस तरह से काम करता है हम उतने जाएंगे नहीं, बट इन लेमन टर्म्स बताओ तो वो कैश करके रख रहा है डेटा, प्रीवियस वाला एंड नया वाले के साथ कंपेयर करके वो रिरेंडर कर रहा है। ओके, तो ये चीज होती है। तो वैसे ही देखो, मैं फंक्शन भी जो है ना, सिर्फ वो चेंज हुआ ना, वैसे ही फंक्शन भी रहता है। फंक्शन भी क्या होंगे, रिक्रिएट होंगे। तो सपोज यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, पोस्ट, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, ग्रीट लगता है, ठीक है, ग्रीट, यहाँ पे कंसोल, हेलो हिना एंड माय, ठीक है, ये एक फंक्शन है। और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ ग्रीट नाम के फंक्शन से, बटन ग्रीट, और यहाँ पे ऑन क्लिक ग्रीट, ठीक है, यहाँ पे पास किया। अब देखते हैं, सेम वही चलने वाला है, कोई नई बात नहीं है एंड कुछ नया नहीं इसमें। लेकिन क्या होगा, जैसे मैंने चेंज किया ना कोई स्टेट, तो ये ग्रीट फंक्शन में क्या होगा, जो कि हमारा एक वेरिएबल ही है, या फिर फंक्शन से लिख दे, फंक्शन है, ये क्या होगा, चेंज होगा स्टेट के अलावा, यानी यूज मेमो, यूज कॉन्टेक्ट, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, इसके अलावा जो भी चीजें वो सारे क्या होते हैं, रिक्रिएट होते हैं। जैसे हमारा फू रिक्रिएट हुआ, वैसे ही ये फंक्शन भी रिक्रिएट होगा। समझे ये चीज इन एंड मैक? इम्पैक्ट समझ में आ रहा, लेकिन वो फिर से रिक्रिएट हो रहा है। स्टेट चेंज होंगी, वो चेंज होगा, जरूरी नहीं कि कॉन्स्ट, ऐसे भी होगा ना, तभी वो रिक्रिएट ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते ना कि हमारा जो फंक्शन है बार बार रिक्रिएट हो। अब मान लेते हैं इसमें मेरे ना कितने हैं, मान लेते हैं 1000 मेरे फंक्शंस हैं। 1000 तो ज्यादा हो गए, मान लेते 100 है यार, 100 हमारे फंक्शंस है हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। जब भी एक भी स्टेट चेंज हो रही है, तो ये सारे फंक्शंस क्या हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं, 100 फंक्शंस। तो उसको भी टाइम लगेगा ना क्रिएट होने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन को भी कैश करते हैं। जैसे कि हमने यूज मेमो करके रिजल्ट की वैल्यू को कैश किया, और रिपीट डाली वैल्यू, जब वैल्यू चेंज हो तभी तभी जो है इसकी वैल्यू रिकैलकुलेट करो, अदरवाइज नहीं। वैसे ही हम क्रिएट का भी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज कॉल बैक। यहाँ पे एग्जांपल है कि उसका, ठीक है, सिंपल वैसे ही है। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पूरा अंदर स्क्रॉल बैक, ठीक है। इसे कैसे रैप करूँ इसके साथ,
इसे रैप नहीं कर सकते ऐसे, इसके लिए हमें कॉन्स्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही बेस्ट रहता है। ठीक है, ठीक है बना। अब क्या करेंगे, हम वैसे ही फॉलो करेंगे, यूज कॉल बैक। जैसे हमारा यूज इफेक्ट था, पहले हमारा क्या था, फंक्शन था, एंड सेकंड क्या था, हमारा डिपेंडेंसी आ रहा है। और यहाँ पे जो भी मेरा फंक्शन है यहाँ पे पेस्ट, एंड मैं इसको कॉन्स्ट ग्रीट करके असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कब रिक्रिएट होगा, एक बार ही रिक्रिएट होगा इनिशियल स्टेज पर, उसके बाद ये फंक्शन रिक्रिएट नहीं होगा, चाहे आप अभी इस रेट चेंज होने दो इस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। तो इस तरह से हम हमारे कंपोनेंट का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। देखो जैसे एज ए ह्यूमन अगर मैं बार बार कहूँ कि 1 to 9 जो है उसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1 to 9 into 2 3 5 7, ऐसे कुछ नया बड़ा नंबर है दो, उसको मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट करो एंड उसका वैल्यू बताओ मुझे। आप मुझे आज बता रहे हो, मैं कल फिर से पूछ रहा हूँ, आप फिर से रिकैलकुलेट कर रहे हो, जरूरी नहीं ना, उसे एक बार लिख के रख देंगे कि ये वैल्यू आती है बस। वैसे ही रिएक्ट में हमारे जो है, जैसे हमें परफॉर्मेंस का इशू आएगा है ना, टाइम टेकिंग का वगैरह, वैसे हमारे कोड को भी आता है। तो हमने क्या किया, हमारे जितनी भी चीज़ें थी ना यहाँ पे सबको कैश किया, इस वेरिएबल को भी कैश किया और इस फंक्शन को भी कैश किया। ये फंक्शन तभी होगा, कभी नहीं होगा, एक बार ही बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। ठीक है, अगर डिपेंडेंसी डालनी है तो हम डाल सकते हैं। तो इससे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक चीज़ और दिखाता हूँ इसमें कि डिपेंडेंसी कब डालनी है। अब यहाँ पे मुझे पता है डिपेंडेंसी है नहीं ना, यहाँ पे मैं और के फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट प्रिंट कैलकुलेटेड वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, यूज कॉल बैक है ना। फर्स्ट क्या है हमारा फंक्शन, सेकंड हमारा ये, मेरे को प्रिंट करनी है मेरी वैल्यू, और यहाँ पे डालता हूँ मैं प्रिंट कैलकुलेटेड वैल्यू, और यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू, आई थिंक ना, प्रिंट कैलकुलेटेड। ठीक है, देखो ग्रिड का तो चल रहा है हमारा क्लिक करने पे ठीक से। अब मैं प्रिंट कैलकुलेटेड वैल्यू करता हूँ, तो मुझे बताओ अब वैल्यू क्या आना चाहिए, क्या आएंगे हिना एंड माइक? अब जो वैल्यू पास कर रहे वही आएगा ना, तो यहाँ पे प्रिंट भी किया है, तो क्या आएंगे वैल्यू बताओ। मैं मैं जानना चाहता हूँ एक्टिवली देख रहे हो कि नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। एंड माइक ऑब्वियसली जीरो ही आएंगी। सो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कैलकुलेटेड वैल्यू पे क्लिक करा, जीरो आया। अब यहाँ पे मैं 10 करता हूँ, अब मुझे बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू। नहीं, एंड माइक यहाँ पे मैंने चेंज किया ना वैल्यू। अब जब मैं पे प्रिंट कैलकुलेटेड वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा बताओ। नहीं समझा सर, फिर से रिपीट करो। ओके, देखो ये हमारी वैल्यू है और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है ना यहाँ पे, और मैंने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है प्रिंट कैलकुलेटेड वैल्यू, जहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो जो भी यहाँ पे होगा वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल के अंदर। अब जीरो आई राइट। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैं 10 करता हूँ, अब मुझे बताओ मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो क्या वैल्यू यहाँ पर आएंगी मुझे।
अभी समझा? नहीं समझा? सिंपल से जब मैं बोलता हूँ, यहाँ पे वैल्यू है हमारी, है ना? वैल्यू है जो कि हम प्रोप से ले रहे हैं, ठीक है? एंड ये मैं यहाँ पे फॉर लूप जो भी कर रहा वगैरह, एंड प्रिंट कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि फंक्शन मैंने पास किया है, प्रिंट कैलकुलेटेड वैल्यू बटन को, जो कि हमारा ये बटन है। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो वैल्यू मेरी प्रिंट हो जाएंगी, है ना? इतना क्लियर है मैक? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो वैल्यू है उसको 10 कर देता हूँ। अब मुझे बताओ कि प्रिंट कैलकुलेटेड वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा? हिना मैक, हिना तुम फिर से बोल सकते हो। हाँ मैक। सॉरी तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। तो हेलो रीना और माइकी का वो क्या बोले? हेलो मैक। हेलो, हाँ तो क्या वैल्यू आएंगे अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो? जो भी टेक्स्ट जो लिखा है वो मतलब हेलो महक एंड हिना वो वाला। लेकिन मुझे बताओ क्या आएंगे वो, जो भी लिखा हुआ नहीं? और टेक्स्ट जो है क्या आएंगे लेकिन वो बताओ। यहाँ पे वैल्यू जो है 0 आई थी, अब क्या आएंगे यहाँ हाँ, पे वैल्यू इक्वल? तो 10 टाइम्स। 10 आएंगे ऑब्वियसली, जो कि यहाँ पे 10 लिखा है वही आएगा ना हाँ, हमारा। वो इसमें तुम समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा था। नहीं, मेरा नेटवर्क से चला गया था तभी तो इसलिए। ठीक है। तो हिना ने और अच्छा सवाल दिया है कि 10 टाइम्स। 10 टाइम्स नहीं आएगा ना यहाँ पे, जो है 10 ही आएगा। इधर में से ना, ठीक है तुम तुम्हारा माइक बंद कर सकते हो। जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है ना उसके साथ देखते हैं हम। ठीक है, ये प्रिंटेड कैलकुलेटेड वैल्यू विदाउट यूज कॉल बैक। अभी हमारी वैल्यू क्या आती है देखते हैं। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ ना, 10 टाइम्स वगैरह नहीं, जो भी है देखो 1 1 और 2 लिखा एंड यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे वही आया जो कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। दिख रहा है? अब समझ में आया मैं बोल क्या रहा था, इन एंड मैक? ओके। तो नाउ यही चीज है। अब तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे ना यूज मेमो डालता हूँ। अब मुझे फिर से बताओ तुम कि क्या आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से बताओ अब वैल्यू क्या है यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, 0 आ रही है ना? अब मुझे बताओ वैल्यू क्या आएंगी जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो, इस बटन पे। एंड ना 100 आना चाहिए ना, बट 100 नहीं आई, 0 आया। तो ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? तो जैसे कि हमें पता है कि यूज कॉल बैक कर क्या करता है, हमारी वैल्यू को कैश करता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 दिखा रहा है जो कि उसे मिला, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी लगाई हमने कि जो वैल्यू चेंज होगी फिर तभी फंक्शन फिर से रीजनरेट करो। ये फंक्शन जो है बार बार रीजनरेट नहीं हो रहा है, यानी कि जो पहले जो 0 था ना इनिशियली उसने ले लिया, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी कुछ डाला ही नहीं ना हमने, वैल्यू डाला ही नहीं हमने। तो क्या हुआ, उसने जो फर्स्ट वैल्यू थी ना वही लिया उसने हमेशा। अब मैं कितनी वैल्यू चेंज करूँ इससे, डिपेंडेंसी एरे में कुछ डाला नहीं ना हमने, दिख रहा है वो 0 ही लेने वाला है। रस्टक हो गया, रुको।
तो समझ में मैं बोल क्या रहा था? अब जो है ना, ये क्या करेगा, पुरानी वैल्यू लेगा क्योंकि डिपेंडेंसी है ही नहीं। ये जब डिपेंडेंसी चेंज होंगी तभी एक फंक्शन क्या होगा हमारा, रीजनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि हमने फू के बारे में देखा था ना, तो ये फंक्शन कब रीजनरेट होगा, तब हमारा, जब हमारा डिपेंडेंसी चेंज होगी। डिपेंडेंसी कुछ है अभी नहीं, तो हमेशा क्या करेगा, मैं कितनी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू थी उसे ही लेगा वो, देखो 0। तो अभी हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी डालेंगे। जब भी वैल्यू चेंज होगी तभी फंक्शन जो है रीजनरेट करो। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, 220 जो भी है। अब देखते हैं, दिख रहा है अब नई वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या किया था, कैसे किया था फंक्शन, लेकिन क्या कर रहा था, डिपेंडेंसी को डाल ही नहीं थी। तो हमेशा क्या कर रहा था, जो पुरानी वैल्यू थी उसे ले रहा था वो, क्योंकि हमारी 0 थी। तो यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी डाल दी कि जब भी हमारा ये चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा, ये फंक्शन फिर से रीजनरेट करो। अभी समझा हिना एंड माइक? ओके। सो माइक, मुझे तुमसे थोड़ी थोड़ी बात करनी है। सो मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से डिपेंडेंसी क्या है हमारे रिएक्ट के अंदर, ऐसे फंक्शंस के अंदर, ऐसे हुक्स के अंदर। माइक ऑन करके बोलो। आई थिंक माइक का इंटरनेट किसी चला गया है। माइक ठीक है। तो माइक तुम्हारे हिसाब से डिपेंडेंसी क्या रहती है? जैसे कि कोई एरे, हम्म, जैसे इसमें एरे बताता है कि कब हमें उसको रीजनरेट करना है। जैसे कि यहाँ अभी एग्जांपल में वैल्यू दिया था। हम्म। नहीं आ रहा है। तो वही है जो तुमने बोला, वही है। हाँ, जब भी देखो, ये जो हमारे फंक्शंस है ना, यूज इफेक्ट का मान लेते हैं। तो सबका दिखाता हूँ, यूज इफेक्ट है हमारा, ये यूज कॉल बैक, और ये यूज मेमो जो हमने देखा है। इस तीनों में क्या है, इस फंक्शन में जो करना है तुमको करो, लेकिन ये क्या होगा, इनिशियली एक बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार ये कैलकुलेट करेगा जो भी है, लेकिन बाद में वो फर्क पड़ता है डिपेंडेंसी पर। जब भी डिपेंडेंसी चेंज होगी तभी फंक्शन कॉल होने वाले हैं इसको। तो ये है डिपेंडेंसी हमारी रिएक्ट के अंदर, हमारे यूज मेमो, यूज इफेक्ट एंड यूज कॉल बैक के अंदर। जब भी डिपेंडेंसी चेंज होंगी, डिपेंडेंसी में जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं, सपोज कि था वैल नाम का इक्वल टू 1 था, ये फंक्शन क्या हो गया, फिर से कॉल हुआ। 2 किया, ये फंक्शन क्या होगा, फिर से कॉल होगा। 2 था, फिर से 2 किया, क्या प्रीवियस वैल्यू नई वैल्यू से अलग है, नहीं है, तो अभी रिजल्ट नहीं होगा। इसी वैल्यू चेंज होती है, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, ये क्या होगा, रीजनरेट होते रहेंगे। समझे अभी माइक? ये है डिपेंडेंसी। हिना आपको समझ में आया? सो हिना आप थोड़ा बताएंगे प्लीज, आज के सेशन में आपको क्या समझा? जरूरी नहीं कि तुम बहुत एग्जैक्टली बताओ वगैरह, जो भी कच्चा पक्का है, जो मुझे समझ में आया कि हाँ समझ में आ रहा है। माइक ऑन करके जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली, वैसे बात की तो बेस्ट होगा।
हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, या फिर वो कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, अगर वे फंक्शंस रीयूज मेमो का जो फंक्शन है, जब वैल्यू हाँ। एक्सपेंसिव ज़्यादा है, तो उस वक्त हमारा मीन्स हम लोग जो भी वैल्यू जब डालते हैं, एक्सपेंसिव वैल्यू डालते हैं, तो वो स्टक हो जाता है। उस टाइम पे हम लोग यूज सेट करते हैं। वो सब अभी जितना देखी उतना समझ में आया थोड़ा बहुत। है ना? समझ में आ गया। सही है। जी। ठीक है, थैंक्स सहीना। सो यही आपने आज जो किया ना, हमने पूरा रिएक्ट का जो हमारा एप्लीकेशन था ना, ये जो कंपोनेंट था, सो पूरा कैशे में रखा हुआ है। यानी कि अब ये कंपोनेंट कितनी बार भी रिरेंडर हो, अभी फुकट का कोई नया वेरिएबल या नया फंक्शन बार बार रीजनरेट नहीं होगा। वो कब रीजनरेट होगा? जब उसका डिपेंडेंसी चेंज होगा। ये रिजल्ट कब जनरेट होगा? जब ये डिपेंडेंसी चेंज होगा। ये फंक्शन कोई डिपेंडेंसी है नहीं, ये एक ही बार हो गया एंड खत्म। ये बार बार होगा जब भी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। ओके, सो यही हमारा, सो यही मतलब है मेरा रिएक्ट में जो बताया मैंने आज, कि हमारा इस तरह से हम कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस जो है बढ़ा सकते हैं। ओके, सो यही था आज का सेशन। एंड कल हम क्या करेंगे? कल हम इसके बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। हाँ, वो एक चीज रही हमारी। तो कल हम क्या करेंगे? इसी पे कंटिन्यू रखेंगे। हम बनाएंगे हमारा कस्टम हुक। अभी हमने कई कई सारे हुक देखे ना, यूज स्टेट, यूज रेफ, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज सिलेक्टर, यूज डिस्पैच, और यहाँ पे यूज इफेक्ट देखा, सॉरी, यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो, एंड ऐसे कई सारे हुक्स था। लेकिन सपोज कि मैं चाहता हूँ कोई, काश कोई ऐसा हुक होता जिसमें जो है ना मेरे अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं उसमें 2 नंबर डाल रहा हूँ एंड वो मुझे 2+2 करके दे रहा है, ऐसा कुछ हो तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। हम खुद के भी कस्टम हुक्स बना सकते हैं। जैसे कि एक हुक यहाँ पे बना है ना, यूज कॉल बैक, ये जो हुक है, तो ये इस कंपोनेंट लिमिट नहीं ना, मैं जहाँ चाहूँ उसी वहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे ही हम हमारे कस्टम हुक एक बार बनाएंगे और जहाँ चाहिए हम उसे कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कल की सेशन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो कल हम ऐसे जो आज हमने बोला मैंने, कस्टम हुक वो भी पढ़ेंगे, एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे हमारा पोकेमोन गेम का, जो पोकेमोन कार्ड का जो बनाया था हमने उसका। एंड उसी के साथ हम कल रिएक्ट डेव टूल्स भी सीखने वाले हैं, एंड जो कि जरूरी है। आई थिंक रिडक्स ना सीख पाए हम, लेकिन जो रिएक्ट डेव टूल्स है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, एंड उसके बाद हमारा शुरू होगा बेस आर्किटेक्चर। ये हम स्किप करने वाले हैं अभी के लिए। सो उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट जो होने वाला है वो है हमारा टेलविन का होगा आई थिंक। अभी क्या है हमारा, कल क्या है ना, कल एक दिन होगा, एंड फ्राइडे को आई थिंक मैं ही लूँगा, एंड वेंसडे के दिन आई थिंक टेलविन का हमारा सेशन वगैरह होगा। ओके, प्रोन्टेरा रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो, अभी डाउट सेशन है हमारा।